जरा एक ऐसे मार्केट के बारे में सोचिए जहां कोई कंपटीशन ही ना हो। क्या ऐसा सच में हो सकता है? आज हम ब्लू ओशन शिफ्ट की दुनिया में उतरने वाले हैं और ये पता लगाने वाले हैं कि क्या ये वाकई एक क्रांतिकारी बिजनेस स्ट्रैटेजी है या बस एक अच्छी मार्केटिंग की तरकीब। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की ज्यादातर कंपनियां जाने अनजाने में एक कभी न खत्म होने वाली खूनी लड़ाई लड़ रही हों। एक ऐसी लड़ाई जहां हर कोई एक दूसरे को नीचे खींचने में लगा है, कीमतें गिरती जा रही हैं और प्रॉफिट तो मानो गायब ही हो गया है। क्या बिजनेस करने का यही सही तरीका है? वेल, ऑथर्स इसी सिचुएशन को रेड ओशन कहते हैं। एक ऐसा खूनी महासागर जहां कंपटीशन इतना ज्यादा है कि पानी का रंग ही लाल हो गया है। पर इसका एक और रास्ता है, ब्लू ओशन। एक शांत खुला मार्केट जहां कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और जहां नियम आप खुद बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस रेड ओशन की प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये है क्या और क्यों ये बिजनेस के लिए इतना खतरनाक है कि ये प्रॉफिट को पूरी तरह से निगल जाता है। रेड ओशन की दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। सारी कंपनियां एक ही केक के छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रही हैं। वो कीमतें कम करती हैं, एक दूसरे के फीचर्स कॉपी करती हैं और लगभग एक जैसी ही ऐड चलाती हैं। ये एक ऐसी रेस है जिसमें कोई जीतता नहीं, बस सब नीचे की ओर दौड़ते रहते हैं। तो इस लाल सागर से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर ब्लू ओशन का क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कंपटीशन को हराने के बजाय उसे पूरी तरह से गैर जरूरी मतलब इररेलेवेंट बना देती है। तो एक ब्लू ओशन है क्या? सीधा सा मतलब है एक ऐसा नया मार्केट जिसे आप खुद बनाते हैं। मतलब ये दूसरों से बेहतर चेस खेलने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नया गेम बनाने के बारे में है जहां आप अकेले खिलाड़ी हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है सर्क डू सोलेल। जब वो आए तो पारंपरिक सर्कस इंडस्ट्री लगभग मर रही थी। उन्होंने उस इंडस्ट्री से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि सर्कस के पूरे आइडिया को ही बदल डाला। उन्होंने ये किया कैसे? ये बहुत ही कमाल का है। उन्होंने सर्कस से जानवरों को हटा दिया और जो बड़े बड़े स्टार परफॉर्मर्स होते थे उन पर डिपेंडेंसी कम कर दी। इसके बजाय उन्होंने वेन्यू को एक शानदार थिएटर जैसा बनाया और उसमें एक आर्टिस्टिक कहानी और म्यूजिक को जोड़ा जो बच्चों को नहीं बल्कि बड़ों को पसंद आता था। और इसका नतीजा सोचकर देखिए, उन्होंने टिकट की कीमतें 5 से 10 गुना तक बढ़ा दी और लोगों ने खुशी खुशी पैसे दिए। क्यों? क्योंकि उनके दर्शक अब बच्चे नहीं बल्कि वो अडल्ट्स थे जो एक सोफिस्टिकेटेड कलात्मक एक्सपीरियंस चाहते थे। उन्होंने एक बिल्कुल नया मार्केट बना दिया था। और ऐसा सिर्फ सर्कस में नहीं हुआ, वीडियो गेम की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। याद है जब सोनी और माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ ग्राफिक्स की लड़ाई लड़ रहे थे? निंटेंडो ने कुछ एकदम अलग किया। उन्होंने वी के साथ उन लोगों को टारगेट किया जो गेमर थे ही नहीं, मतलब परिवारों को, ग्रैंड पेरेंट्स को। सिंपल मोशन कंट्रोल के साथ उन्होंने गेमिंग का एक नया ब्लू ओशन बना दिया। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, पर सवाल यह है कि इसे असल में करते कैसे हैं। अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है। किताब में इसे करने का एक प्रैक्टिकल 5 स्टेप का प्रोसेस दिया गया है। आइए देखते हैं। ये प्रोसेस शुरू होता है सही माइंडसेट से, मतलब कंपटीशन के बारे में सोचना बंद करना होगा। फिर अपनी इंडस्ट्री को समझना है, लेकिन उन कस्टमर मौकों को ढूंढना है जो अभी तक किसी को दिखे नहीं हैं। इसके बाद एक नया वैल्यू कर्व बनाना है, यानी ये तय करना है कि क्या हटाना है और क्या नया बनाना है। और आखिर में अपने नए आइडिया को लॉन्च करना है। ये एक काफी सिस्टमैटिक तरीका है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक ऐसी सच्चाई है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या होता है जब आपका शांत नीला सागर अचानक लाल होने लगता है? और ये एक बहुत जरूरी सवाल है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को चुनौती देता है। क्या कोई ब्लू ओशन हमेशा के लिए नीला रह सकता है? उबर की कहानी देखिए ना। 2009 में वो एक असली ब्लू ओशन थे जिसने ट्रांसपोर्टेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली। 2012 तक लिफ्ट आ गया और 2015 तक तो मार्केट कॉम्पिटिटर से भर चुका था। उनका शांत नीला सागर एक भयानक लाल सागर में बदल गया। तो आखिर में हम ब्लू ओशन शिफ्ट के बारे में क्या कह सकते हैं? सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि यह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। यह सोचने का एक तरीका है, एक माइंडसेट है। एक तरफ इस किताब की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह बिजनेस को कंपटीशन के बारे में सोचना बंद करने और अवसर के बारे में सोचना शुरू करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह इनोवेशन को बहुत आसान दिखाती है
और असल दुनिया की चुनौतियों जैसे लक और सही टाइमिंग को नज़रअंदाज कर देती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, असली मौका अक्सर कॉम्पिटिटर्स को हराने में नहीं बल्कि उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करने में छुपा होता है। ये माइंडसेट में एक बहुत बड़ा बदलाव है। क्योंकि सच तो ये है कि एक ब्लू ओशन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक अच्छा आइडिया ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़बरदस्त इनोवेशन, बिल्कुल सही टाइमिंग, कस्टमर्स की गहरी समझ और हाँ, बहुत सारा लक भी चाहिए। हर सफल ऊबर के पीछे सैकड़ों फेल आइडियाज़ होते हैं। और आखिर में ये एक लाइन शायद पूरी कहानी को समेट देती है। हर नीला सागर आखिरकार शार्क्स को अपनी ओर खींच ही लेता है। सफलता हमेशा कॉपी करने वालों को अट्रैक्ट करती है और कोई भी मार्केट हमेशा के लिए खाली नहीं रहता। तो हम इस सवाल के साथ खत्म करते हैं। बिजनेस को क्या करना चाहिए? रेड ओशन में एक बेहतर फाइटर बनना चाहिए या ब्लू ओशन की तलाश में निकलना चाहिए? ये एक ऐसा रणनीतिक विकल्प है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है।